नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आप लोगों के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो हमें बताना है कि इनमें से जो कौन है जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर अशफाक उल्लाह खां। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है, जिसका जो ऑप्शन है वह हमारे पास सूर्यसेन। तो जो सूर्यसेन है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। जो सूर्यसेन का जो संबंध है, इनका जो संबंध है वो है चटगांव विद्रोह से। ठीक है, जो इनका जो संबंध है वो किससे है, चटगांव विद्रोह से। तो इन्होंने क्या किया था, जो सूर्यसेन है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है 18 अप्रैल 1930 को क्या किया था इन्होंने, जो चटगांव था, चटगांव के शस्त्रागार को इन्होंने क्या किया था, लूटा था सूर्यसेन ने। और इसके ही उपलक्ष्य में क्या हुआ था इनको, बाद में फिर फांसी हुई थी। जो इनको फांसी हुई थी बाद में वो हुई थी 12 जनवरी 1934 को क्या हुई थी, इनको फिर फांसी हुई थी। तो सूर्यसेन का जो संबंध है वो किससे है, चटगांव के शस्त्रागार को लूटने से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूर्यसेन। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है काकोरी कांड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो काकोरी कांड है कब हुआ था और किन लोगों ने मिलकर काकोरी जो कांड है इसको किया था। तो जो काकोरी कांड है वो जो ये याद रखना है कि जो काकोरी कांड है ये हुआ था हमारा 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और काकोरी कांड से जो संबंधित हैं वो कौन कौन है, एक तो हमारे जो इसके मेन थे वो थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे हमारे राजेंद्र लाहिड़ी, फिर हमारे पास थे अगले जो थे वो अशफाक उल्लाह खां, और जो लास्ट थे इसमें वो थे हमारे रोशन लाल। तो ये चार ये एग्ज़ाम में अब पूछे जाते हैं कि इनमें से जो कौन कौन है काकोरी कांड से संबंधित हैं। तो कौन कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल, ये चार किससे संबंधित है, हमारे काकोरी कांड से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध में नंद वंश का जो संस्थापक था वो थे हमारे यहाँ पे महापद्मनंद। ठीक है, जो महापद्मनंद थे वो हमारे पास क्या थे, नंद वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ पे जो महापद्मनंद है इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो याद है कि जो महापद्मनंद हैं ये जो थे ये शूद्र जाति के थे। ठीक है, जो महापद्मनंद थे ये क्या थे, एक शूद्र जाति के थे। और दूसरी बात इन्होंने क्या की थी, इन्होंने 2 उपाधियाँ धारण करी थी। एक उपाधि थी इनकी, एक है एकराट। तो कभी एग्जाम में पूछेगा कि जो एकराट, ठीक है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि जो एकराट की उपाधि है वो इनमें से किसने धारण करी थी। तो याद रखना जो एकराट की उपाधि है वो महापद्मनंद ने क्या की, धारण करी थी। और एक और उपाधि है जो इन्होंने धारण करी थी वो है सर्वछत्रांतक। ठीक है, सर्वछत्रांतक की उपाधि भी इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने धारण करी थी महापद्मनंद ने। ठीक है, और इसका जो अगला यहाँ पे है कि जो अगला जो इनका महापद्मनंद का जो अगला यहाँ पे राजा बनते हैं वो बनते हैं धनानंद। अब धनानंद से यहाँ पे हमें 2 चीज़ें के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो धनानंद थे इन्होंने क्या किया था, कलिंग को पूरी तरह जीता था। तो धनानंद ने क्या किया था, कलिंग को पूरी तरह क्या की थी, विजय करी थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट बनता है, जो धनानंद थे इन्होंने क्या किया था, नहर का निर्माण करवाया था धनानंद ने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। तो किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है, तो जो सैंड्रोकोटस है जस्टिन द्वारा वो कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, सैंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं सबसे पहले तो ये है कि ये क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक। तो कहीं पूछेगा एग्जाम में कि जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, ये याद रखना है, जो चाणक्य या जिन्हें क्या कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, ये किनके दरबार में थे, ये हमारे दरबार में थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और चाणक्य की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पुस्तक है वो सबको याद रखनी है, वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, वो है हमारी चाणक्य या फिर कौटिल्य की है। ठीक है, और अगला याद रखना है कि जो एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पे कि जो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है
ठीक है। यानी कि जो मौर्य वंश की जानकारी है हमें, तो मौर्य वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, वो याद रखना। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस से हमें क्या मिलती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश की क्या मिलती है, हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो कभी एग्जाम में पूछेगा कि जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी पुस्तक है, तो वो किसकी पुस्तक है, वो है विशाख दत्त की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो है हमारा कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत सान फतेहपुर कही जाती है। तो हमें बताना है कि सान फतेहपुर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जामा मस्जिद को। ठीक है, तो ये किसे कहा जाता है, जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है, सान फतेहपुर कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने करवाया था। और कब करवाया था, ये बनाई थी इन्होंने 1656 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण कहीं पूछेगा किसने करवाया था, तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, बुलंद दरवाज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसने बनवाया था, तो याद रखना है बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है ये करवाया था अकबर ने। ठीक है, ये किसने करवाया, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था, अकबर ने। और क्यों बनाया था, याद रखना कि कब बनाया था बुलंद दरवाज़ा, ये बनाया था 1773 में। कहाँ बनाया था, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा जो अकबर है, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में 1773 में क्या किया था, इन्होंने बुलंद दरवाजे का क्या किया था, निर्माण करवाया था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो जीतल जो नाम का जो तांबे का सिक्का था वो किसने जारी किया था, तो जीतल नामक तांबे का सिक्का ये जारी किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो याद रखना है कि जो जीतल नामक तांबे का सिक्का है वो किसने यहाँ पे जारी किया था, तो वो जारी किया था यहाँ पे इल्तुतमिश ने। और यहाँ पे इल्तुतमिश ने यहाँ पे 2 सिक्के क्या किए थे, जारी किए थे। एक तो यहाँ पे हमारे पास सिक्का था वो था हमारा किसका, टंका, एक था टंका और एक था यहाँ पे जीतल। तो ये 2 सिक्के किसने चलवाए थे, ये चलाए थे किसने, इल्तुतमिश ने। अब जो यहाँ पे जो जीतल था ये हमारा किसका था, ये था चांदी का। जीतल किसका था, चांदी का। जबकि जो टंका था ये याद रखना है ये किसका था, तांबे का था। तो जीतल किसका है, चांदी का है, जबकि जो टंका है ये किसका है, तांबे का था। तो ये तो हमारे पास 2 सिक्के हो गए जो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। अब इल्तुतमिश के बारे में 1-2 चीज़ें और याद रखनी है कि जो इल्तुतमिश जो है शासक बनने से पहले, तो ये याद रखना है कि जो इल्तुतमिश है ये शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले जो इल्तुतमिश है कहाँ का सूबेदार था, तो ये कहाँ का सूबेदार था, ये बदायूं। ये कहाँ पड़ता है, बदायूं यूपी में पड़ता है। तो ये बदायूं का क्या था, ये वहाँ का सूबेदार था। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की प्रथा को इन्होंने क्या किया था, इल्तुतमिश ने ही क्या किया था, चलाया था। कि अगर किसी को अगर न्याय मांगना है तो वो क्या लाल वस्त्र पहन के क्या कर सकता है, न्याय मांग सकता है। तो जिसका जो यूज़ था बाद में इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इन्होंने क्या किया था, लाल वस्त्र पहन के क्या किया था, इसका उपयोग किया था। ठीक है, इसलिए वो क्या बनी थी, बाद में शासिका बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि शिवाजी के शासन में थे। तो हमें बताना है कि शिवाजी के शासन में क्या थे, अष्ट अध्यक्ष थे, अष्ट सचिव थे, अष्ट प्रमुख थे या फिर अष्ट प्रधान थे। तो शिवाजी के जो शासन में थे वो थे अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान की जो 8 मंत्री थे वो शिवाजी के शासनकाल में थे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिवाजी के शासनकाल से याद रखना है, शिवाजी से रिलेटेड बहुत चीज़ याद रखनी है। पहली तो याद रखना है कि जो शिवाजी थे इन्होंने क्या किया था, जब अपना राज्य अभिषेक है पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपना राज्य अभिषेक कब कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो अपना राज्य अभिषेक है वो कराया था 5 जून 1674 को। ठीक है, शिवाजी ने अपना जो राज्याभिषेक है वो कब कराया था, 5 जून 1674 को इन्होंने क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ करवाया था, रायगढ़ में करवाया था। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनका जो राज्याभिषेक था वो किसने किया था, तो याद रखना है वाराणसी के क्या थे, एक विद्वान थे, वाराणसी के एक विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट।
ठीक है, गंगा भट्ट नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने क्या किया था, इनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से, भू राजस्व से, सामुदायिक व्यवस्था से या व्यापार से। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था है वो संबंधित है भू राजस्व से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, जो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना वो किसने करी थी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय नटाल कांग्रेस की जो स्थापना है वो करी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी। और कहाँ करी थी ये भी याद रखना है, ये करी थी इन्होंने साउथ अफ्रीका में करी थी। ठीक है, और कब करी थी, 1894 में। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी थे इन्होंने एक क्या किया, साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो कोई पूछेगा कि जो इंडियन ओपिनियन है वो साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी, तो वो निकाली थी महात्मा गांधी ने। और कहाँ निकाली थी ये, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या निकाली थी, इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही घोषित किया। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बोला जाता है इसको। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब बनाया, किसने बनाया, तो ये बनाया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने बनाया था, मुस्लिम लीग ने बनाया था। अब मुस्लिम लीग के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग का जो गठन था वो कब और कहाँ हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग का जो गठन है ये कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, 1906 में कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। और किसने किया था, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, मुस्लिम लीग का क्या किया था, गठन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना, ठीक है, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई। तो जो अखिल भारतीय महिला सभा की जो स्थापना है वो ये हमारी 1927 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय कहाँ था, दिल्ली में था। कहीं पूछेगा कि अखिल भारतीय महिला सभा का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, तो वो कहाँ था, हमारा दिल्ली में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी कि सबसे पहले जो वर्ण शब्द का उल्लेख है इनमें से किसमें मिलता है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो जो वर्ण शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ये मिलता है हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, तो वर्ण शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद से संबंधित यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमारे पास कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, इनमें से 1-2 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो तीसरा मंडल है, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किससे संबंधित है, तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। ठीक है, कभी एग्जाम पूछेगा कि इनमें से कौन सा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, तो तीसरा मंडल। ठीक है, अब जो गायत्री मंत्र जो तीसरे मंडल से संबंधित है वो किसके लिए है, बेसिकली वो है हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो हमारे सूर्य देवता को समर्पित है। अगला हमारे पास यहाँ पे है, देखो 1-2 और देखते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे पे यहाँ पे अर्थवेद है, ठीक है, अथर्ववेद, तो सबसे अंतिम जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, और अगला यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, कभी एग्जाम पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो जो यजुर्वेद है ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे वो है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने करी थी, ये करी थी ज्योतिबा फुले ने। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है, ये करी है ज्योतिबा फुले ने करी है। ठीक है, और कब करी है, 1873 में करी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और ये बात याद रखने की, जो ज्योतिबा फुले है, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनकी एक किताब है, उसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने किताब है, इसका संबंध किससे, जो गुलामगिरी है ये किसने लिखी है, तो ये ज्योतिबा फुले ने ही क्या करी है, लिखी है। तो कभी पूछेगा एग्जाम में कि गुलामगिरी किसने लिखी है, तो ये लिखी है ज्योतिबा फुले ने लिखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो घोषणा है वो कब की गई थी, 1942 में की गई थी। ठीक है, 1942 में की गई थी। अब हुआ क्या था कि 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का क्या चल रहा था, अधिवेशन चल रहा था। तो उस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, और कोई एग्जाम पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो इन्हें जो रखा गया था पुणे की आगा खां जेल में रखा गया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस की रेडियो, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांग्रेस की रेडियो का जो काम किया था वो किसने किया था, तो कांग्रेस की रेडियो का कार्य किया था यहाँ पे उषा मेहता ने। ठीक है, अब एग्ज़ाम पूछेगा कि कांग्रेस की रेडियो का काम किसने किया, तो वो किया था उषा मेहता ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर है अमृतसर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें हुआ क्या था, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि जब रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के दौरान क्या हुआ था, 2 नेता थे, पंजाब के 2 नेता थे, एक थे सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन दोनों को क्या किया था, रॉलेट एक्ट के दौरान क्या किया था, इनको जेल में इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो इसके ही विरोध में क्या हुआ था, तो जिस दिन क्या था, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या हुआ था, कुछ लोगों ने इस पर क्या करने के लिए, बहस करने के लिए एक छोटी सी सभा रखी थी, जिसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर ने क्या किया था, वहाँ पे मार्शल एक्ट लागू था। तो जो जनरल डायर था उसने क्या किया था, जो जलियांवाला बाग था उसमें निहत्थे लोगों पे उसने क्या जला दी थी, गोलियाँ चला दी, इसमें बहुत हज़ारों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तो इसीलिए क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके बाद में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसका जो बाद में बदला लिया था वो 1940 में। ठीक है, 1940 में किसने लिया था, उधम सिंह ने लिया था। ये पूछा आता है कि उधम सिंह ने क्या किया था, 1940 में क्या किया था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसमें क्या किया था, उन्होंने बदला लिया था। उन्होंने क्या किया था, जो जनरल डायर था उन्होंने उसको लंदन में जाके क्या करा था, गोली मारी थी। तो उधम सिंह ने क्या किया था, इसका बदला लिया था 1940 में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो है हमारे पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के भी डाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ठीक है, द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसमें ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, ये इसमें ऑप्शन पता नहीं कैसे गलत हो गए। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जो जनजाति है, यानी कि जो एसटी जिसका गठन किया गया था, इस ऐसे याद रखना, ये है 338 का क, 338 का क। ठीक है, 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में चर्चा की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है, यहाँ पे राजनीतिक दलों को, ठीक है, राजनीतिक दलों को क्या करता है, यहाँ पे मान्यता प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग है, तो ये आता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का क्या है, वर्णन है। अब इसमें क्या है, जो निर्वाचन आयोग है, इसमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 क्या है इसमें अन्य आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और एक अन्य चुनाव आयुक्त है। अब जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ये काम क्या करता है, पहला तो हमने भी देखा कि ये क्या कर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। दूसरा, यहाँ पे जो ये भारत का निर्वाचन आयोग है, ये क्या करता है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके जो निर्वाचन है, ये सारा का सारा कौन देखता है, भारत का निर्वाचन आयोग ही देखता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसमें आती है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आती है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, पंचायती जो राज्य व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन ये याद रखना। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कब जोड़ी गई थी, तो ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में। 1993 में क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को क्या जोड़ा गया था, और इसको हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें से 11वीं अनुसूची में भी इसको शामिल किया गया है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है पूछेगा, तो 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था में इसको कितने विषय मिले हैं, तो ये विषय वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब ये भी याद रखना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में जो भी विषय हैं वो हैं 100, ठीक है, और राज्य सूची में जो विषय हैं वो कितने हैं, 62, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में कितने हैं, 52। ठीक है, तो कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 62, और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो जो हमारी मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है, ये है लोकसभा के प्रति। अब जो मंत्री परिषद है किस अनुच्छेद में, ये भी याद रखना है, 2, इसके दोनों अनुच्छेद याद रखना है, एक है 74, एक है 75। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, तो याद रखना भारतीय संविधान की आत्मा यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा गया है, इसे क्या कहा गया, आर्टिकल 32। ठीक है, ये किस में है, ये आर्टिकल 32 में है, और आर्टिकल 32 को क्या कहा, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक दो और चीज़ देख लेते हैं, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है कौन से कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है, तो मौलिक अधिकार जो है ये है हमारा 12 से लेके 35 तक, भाग 3 में 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार है। उसके बाद अगला जो है हमारे पास यहाँ पे राज्य के नीति भाग 4। ठीक है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये किस में है, भाग 4 में है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके उसमें किया गया था अंतर्गत, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसी के ही उसमें क्या किया गया था, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो हमारा करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष जी हैं वो क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संयुक्त बैठक है इसे कौन बुलाते हैं। ठीक है, जो संयुक्त बैठक इसे कौन बुलाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और जो संयुक्त बैठक की जो चर्चा है वो आर्टिकल 108 में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है, तो 108 में संयुक्त बैठक है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की इसमें लोक शब्द गायब हो गया, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। तो जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो मनोनीत करते हैं वो करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब जो लोक लेखा समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं टोटल, तो 22। ठीक है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं, तो 22, यानी कि इसमें जो 15 हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 हैं वो किसके, राज्यसभा के हैं।
ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि जो हमने बोला अभी कि जो अध्यक्ष है, तो जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना जाता है, वो विपक्षी दल से चुना जाता है। ठीक है, जो इसका चुनते लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन जो होते हैं वो होते हैं विपक्षी दल से होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कौन सा सदन लगा सकता है, लोकसभा की राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो दोनों सदनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर है 352। तो 352 में क्या की जाती है, आपातकाल की घोषणा। अब आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, ये याद रखना है, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। और यहाँ पे 1-2 आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 356 में क्या है, तो आर्टिकल जो 356 है इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन है। जबकि जो अगला आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 है, ये हमारा है किससे, वित्तीय आपातकाल से। ठीक है, वित्तीय आपातकाल से। और एक बात ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि अभी तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। हमें बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो किस अनुच्छेद में है, तो यह है आर्टिकल 75, यानी कि अनुच्छेद 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति ये करेंगे, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को ये पसंद आए हो तो प्लीज़ इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कल फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।